मालन्यूट्रिशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में और इस मालन्यूट्रिशन के लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में हो सकते हैं। आई एम डॉक्टर मोहम्मद आमिर, मैं सीनियर कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ Cloud9 गुरुग्राम में एंड आज मैं मालन्यूट्रिशन के बारे में आपके साथ कुछ बात करना चाहूँगा। सो मालन्यूट्रिशन क्या होता है? मालन्यूट्रिशन होता है जहाँ पे बच्चा को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कैलोरीज रिक्वायरमेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब डाइट से नहीं मिल पा रहे हैं और उसकी वजह से बच्चे को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो जब हम कॉम्प्लिकेशंस या इम्पैक्ट की बात करते हैं जो इस मालन्यूट्रिशन की एक बच्चे में हो सकती है, उसमें हम बेसिकली सबसे पहले डिवाइड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस मालन्यूट्रिशन की ये हो सकती है कि वेट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, बट मोर देन दैट उसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। जब बच्चे की इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो उसको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने के चांसेस रहेंगे और ये इन्फेक्शंस नॉर्मल वाले इन्फेक्शंस नहीं होंगे जहाँ पे आपको एक वायरल हुआ 2-3 दिन में आप ठीक हो गए। ये इन्फेक्शंस थोड़े सीवियर वाले इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो कॉमनली मैलनरिश्ड बच्चों में क्या देखा जाता है कि उनके यूजुअली ईयर में इन्फेक्शंस होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म कफ कोल्ड हो सकता है, चेस्ट में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर एक एक सिस्टम की बात पकड़ें तो हर सिस्टम में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इस मैलन्यूट्रिशन का आ सकता है बच्चों की लाइफ में। जैसे कि अगर हम बात करें लंग्स की, तो जब बच्चे को मैलन्यूट्रिशन होता है जहाँ उसका वज़न, उसकी हाइट उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं होती है, तब लंग्स में डिफ़िकल्ट बीमारियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। सो हमारा इंडिया इज़ वर्ल्ड कैपिटल ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो जब मैल नरिशमेंट होता है तो रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और अगर इस हालात में बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस होती है तो उसको ट्रीट करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दूसरे कॉम्प्लिकेशन जैसे कोई दूसरा ऑर्गन की बात करें, सपोज़ हम बोलते हैं कि हार्ट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मैल न्यूट्रिशन में, हार्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है मैल न्यूट्रिशन का। क्योंकि हार्ट भी प्रॉपरली मसल्स हैं उसकी फंक्शन नहीं कर पाएंगी, इन बच्चों को हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर जब भी मैल न्यूट्रिशन होगा उसके साथ साथ अनीमिया होगा, खून की कमी होगी बच्चे में। जब खून की कमी होगी तो हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा बॉडी की रिक्वायरमेंट्स मीट कराने के लिए, तो तब कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर के साइंस या चांसेस इम्पैक्ट पड़ सकता है एक मैलनरिश्ड बच्चे को। उसके अलावा लिवर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लिवर में फ़ैट का जो एक्यूमुलेशन है जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, वो कॉमनली देखा जाता है मैलनरिश्ड बच्चे में। उसके अलावा हम बात करें तो इंटेस्टाइन्स की बात कर सकते हैं। इन बच्चों को फ्रीक्वेंट लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स, इन्फेक्शंस ये होने के चांसेस रहते हैं। मैलनरिश्ड बच्चों में इम्पैक्ट मैलनरिशमेंट के इंटेस्टाइन्स में ये पड़ता है कि इनमें वर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये बोथ वेज है। वर्म इन्फेस्टेशन होगा वो और न्यूट्रिशन कम कर देगा बच्चे का और मैलनरिशमेंट जो है और बढ़ जाएगा। तो इंटेस्टाइन्स की बात करें तो लूज टूल्स हो सकते हैं, वर्म्स हो सकते हैं। इसके अलावा डिफ़िकल्ट टू ट्रीट डायरियाज हो सकते हैं क्योंकि मैलनरिश्ड बच्चा है, उसके इंटेस्टाइन्स इस हद तक मैलनरिश्ड हैं कि उनमें प्रॉपर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस, जहाँ बच्चा दूध नहीं पचा पाता है, जहाँ पे शुगर्स की डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, तो लैक्टोज इंटॉलरेंस इज़ अनदर कॉमन थिंग जो मैलनरिश्ड बच्चों में देखे जाती है। और क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं शॉर्ट टर्म? शुगर्स कम हो जाना, जब मिल ही नहीं रहा शुगर, जब कैलोरीज नहीं मिल रहे तो ब्लड में शुगर कम हो जाता है। शुगर कम होने के कारण बच्चों को बेहोशी हो सकती है, उनके ब्रेन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि उन बच्चों को सॉल्ट लेवल्स कम हो जाएं ऐसे बच्चों के। अगेन मैल न्यूट्रिशन में क्योंकि हीमोग्लोबिन ये सब कम है, बच्चे को अच्छे से डाइट नहीं मिल पा रही है, तो उसके सोडियम, पोटेशियम ये सब चीज़ें भी बच्चे की खून में कमी हो जाती है। एंड अगेन बिकॉज ऑफ दीज एनर्जी कम हो जाएगी, बच्चा बहुत लेथार्जिक लगेगा। तो ये सारे शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट्स बोल सकते हैं, जो मैल नरिशमेंट के एक बच्चे पे पड़ सकते हैं। ज़्यादा डेंजरस होते हैं लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो अगर एक बच्चा कुछ कंसिडरेबल पीरियड के लिए अगर मैल नरिश्ड रहा है तो जो मेजर इम्पैक्ट, जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आते हैं वो आते हैं हमारे ब्रेन में, वो आते हैं हमारे इम्यूनिटी में। एंड दीज इम्पैक्ट आर पॉसिबली आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी ख़राब कर सकते हैं उस बच्चे को। तो कई स्टडीज़ में देखा गया है कि जो बच्चे अर्ली लाइफ में मैलनरिश्ड रहे हैं उनका ब्रेन ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता और उनको फ्यूचर में जाके लो IQ, ऑटिज़म, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, ये सब चीज़ों के प्रॉब्लम बढ़ते हैं।
तो थोड़ा मंदबुद्धि रहने का चांसेस बढ़ जाते हैं जिन बच्चों को अर्ली लाइफ में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता। उनकी इम्यूनिटी कम रह जाती है और ऐसे बच्चों को फ्यूचर में जाके फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होना, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरक्लोसिस ये होना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा सोशल इश्यूज़ भी, इम्पैक्ट भी बढ़ते हैं बच्चों के, क्योंकि यूजुअली जो मैलनरिश्ड बच्चे होते हैं ये एक पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में बिलोंग करते हैं और उसके ऊपर जब ये इनको अगर हॉस्पिटलाइज करना पड़े या इनको स्पेशल डाइट्स की ज़रूरत पड़े तो और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बढ़ते हैं। तो फैमिली के ऊपर एक इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ मेल नरिशमेंट। और इन सारे इम्पैक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ वेरी ईजी टू पिकअप मेल न्यूट्रिशन एट अर्ली स्टेज, जल्दी से पिकअप करके और इसका जल्दी से ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं ताकि लॉन्ग टर्म और कुछ हद तक शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस को, इम्पैक्ट्स को कम करा जा सके। सो मेल न्यूट्रिशन डायग्नोज कर लिया, उसके इम्पैक्ट समझ लिए, अब हमें समझना है कि उसको हमें ट्रीट कैसे करना है। मेल न्यूट्रिशन का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसके साथ साथ एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, यानी कि उसके सिर्फ मेल न्यूट्रिशन है या मेल न्यूट्रिशन के वजह से जो डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ते हैं बॉडी ऑर्गन्स पे, उनमें तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि किस हद तक दूसरे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो जो कॉमनली ब्लड टेस्ट होते हैं उसमें हम जैसे किडनी फंक्शंस देखना है, लिवर फंक्शंस, हमने कहा फैटी लिवर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, तो लिवर फंक्शंस देखना है, किडनी फंक्शंस देखना है। फिर हमें देखना है कि यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कोई साइन सिम्टम्स तो नहीं है, यूरिन का टेस्ट कराएंगे। ब्लड में हीमोग्लोबिन देखेंगे कि अनीमिया तो नहीं है बच्चे को, उसके वाइट ब्लड सेल काउंट्स देखेंगे कि कितना इन्फेक्शन है ब्लड में। और दूसरे टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं जैसे कि स्टूल के टेस्ट। हमने बोला कि वर्म इन्फेस्टेशन कॉमन है, तो कोई वर्म्स तो नहीं है स्टूल में। लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो बच्चे के स्टूल में लैक्टोज इंटॉलरेंस के साइंस तो नहीं है। तो बेसिकली जनरल वर्कअप एक कराया जाता है जिसमें हम कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, डिफरेंट किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, और दूसरे ऑर्गन्स या ग्लैंड्स के बारे में भी जानना चाहेंगे जैसे कि थायराइड। तो थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा। सो इन सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने के बाद जब हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रेजेंट हैं, तब हम एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे। एंड द ट्रीटमेंट प्लान विल डिपेंड अपॉन बेबी टू बेबी। हर चाइल्ड का एक अपना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लान होगा। तो उसमें सबसे पहले तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज़्यादा मेल नरिशमेंट है। यूजुअली सीवियर मेल नरिश्ड बच्चे होते हैं जो हमारे पास आते हैं, तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज़ हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद सबसे पहले वाइटल्स को स्टेबल करा जाता है कि उनका हार्ट रेट ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट ठीक है या नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक से आ रहा है नहीं, यूरिन ठीक से कर रहे हैं नहीं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ स्टेबलाइजेशन ऑफ द वाइटल्स। वंस वी हैव डन स्टेबलाइजेशन ऑफ द वाइटल्स, जिसको हम रिससिटेशन बोलते हैं, उसके बाद हम रिहैबिलिटेशन पे जाते हैं। यानी कि अब हमें उस बच्चे का वेट उसके हाइट के अकॉर्डिंग बढ़ाना है और उसकी हाइट लेटर ऑन उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ानी है। तो सबसे पहले फोकस होता है कि उसको थोड़ा सा वेट बढ़ाया जाए। तो रिहैबिलिटेशन में बेसिकली हम ध्यान देते हैं न्यूट्रिशन पे। उसमें अलग अलग तरह की हमारी डाइट्स होती हैं जो हम बच्चों को देते हैं, और उन डाइट्स के अलग अलग तरीके के साइंटिफिक नाम होते हैं जैसे कि F75, F100। तो ये डाइट्स बेसिकली कैलोरीज डिमांड करते हैं कि एक कितने ग्राम में कितना कैलोरीज हम बच्चे को दे रहे हैं। जैसे 75 में 75 किलो कैलोरीज होंगे, 100 में 100 किलो कैलोरीज होंगे। फिर दोज डाइट्स और उनको देने के बाद हमारा फोकस होता है कि हम बच्चे का वेट बढ़ाएं, एक पर्टिकुलर सेफ लेवल तक ले आएँ वेट, ताकि उसको फिर हम घर भेज सकें। सो सबसे पहले हमने रिससिटेशन करा जहां हमने वाइटल स्टेबल करे, फिर हमने रिहैबिलिटेशन करा, और उसके बाद हम प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे कि हमारे ये जो बच्चा जो हम अपने वेट बढ़ा के उसको रिहैबिलिटेट करके घर भेज रहे हैं, दोबारा से मेल नरिशमेंट में ना जाए। तो उसको एक प्रिवेंशन भी करेंगे जहाँ पे हम बेसिकली उसका इंश्योर करेंगे कि घर में न्यूट्रिशन प्रॉपर चलता रहे, उसके इम्यूनाइजेशंस को इंश्योर करेंगे कि उसको वैक्सीन सारे टाइम पे मिलें ताकि उसकी इम्यूनिटी बढ़े, और उसकी फैमिली को भी एजुकेशन और स्टिमुलेशन करेंगे
ताकि वो फैमिली अवेयर रहे कि किस प्रॉब्लम से बचा था और आगे के लिए क्या साइंस हमें देखने हैं, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, कैसे उसके प्रोटीन्स कैलोरीज़ को मेंटेन करना है। सो उसकी फैमिली को भी एक एजुकेशन प्लान और एक स्टिमुलेशन प्लान दिया जाएगा। सो रिहैबिलिटेशन, प्रिवेंशन एंड देन उसके बाद लास्टली हमें जो देखना होता है वो होता है कि और तो कोई साथ में कोई सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्वॉल्व तो नहीं है, घर पे कितने बच्चे हैं, उनको कोई सोशल सपोर्ट की ज़रूरत तो नहीं है। सो फिर देन अल्टीमेटली इफ़ रिक्वायर्ड बहुत सारे एनजीओज़ होते हैं जिनके साथ हम ऐसे फैमिलीज़ को, ऐसे पेरेंट्स को एसोसिएट कर सकते हैं एंड दे विल हेल्प देम बोथ वेज, सोशली ऑल्सो, इकोनॉमिकली ऑल्सो। तो दोनों तरीके से उनकी हेल्प हो जाती है। सो अल्टीमेटली द एम इज़ दैट हमें अपने देश से जितने जल्दी हो सके और जितना अच्छे तरीके से हो सके मैल नरिशमेंट को हटाना है। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द ग्रेन, तो हमारे देश में तो मैल नरिशमेंट नहीं होना चाहिए। सो जस्ट टू रिकलेक्ट एवरीथिंग, मैल न्यूट्रिशन के इम्पैक्ट्स बहुत हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में स्पेसिफिकली ब्रेन पे असर पड़ता है, जहाँ पे बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज़, IQ कम होना, ऑटिज़म, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और शॉर्ट टर्म में एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, रिससिटेशन होता है, फिर रिहैबिलिटेशन होता है एंड देन लास्टली फैमिली सपोर्ट एंड प्रिवेंशन, ताकि ये दोबारा ना हो। सो थैंक यू ऑल।